दोस्तों, ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत करता हूँ और स्वास्थ्य संबंधी चर्चा के अंदर होम्योपैथिक में बहन बेटियों के लिए मुख्यतः 2-3 दवाइयाँ खास होती है, जिसमें पल्सेटिला, सीपिया मुख्य दवाई महिलाओं के रोगों को ठीक करने के लिए। ये मतलब नहीं, ये पुरुषों के रोगों को भी ठीक करती है। तो आज मैं आपको सीपिया के बारे में बताऊंगा। सीपिया क्या होती है? एक मछली के कंठ से एक द्रव्य निकलता है, उससे सीपिया बना है। पल्सेटिला, सीपिया, ग्रेफाइटिस, ये 2-3 दवाइयाँ बहन बेटियों के लिए बहुत ही कामयाब दवाई हैं। पल्सेटिला की रोगिणी शरीर में थोड़ी भारी होती है। ग्रेफाइटिस की रोगिणी शरीर में थोड़ी भारी और रंग की गोरी होती है। और सीपिया की पेशेंट जो है बहन बेटी, वो बिल्कुल दुबली पतली होती है। ये उनके शरीर की अलग अलग बनावटें होती है और ये अति आवश्यक है ये जानना कि जो लक्षण पल्सेटिला में मिलता है, उसी लक्षण को सीपिया में भी मिलता है। लेकिन अगर पेशेंट गोरा है, मोटा है, तो उसको सीपिया के पेशेंट जो दुबला पतला है, उस पर वो दवा काम नहीं करती अथवा नहीं के बराबर करती। तो चिकित्सक को मनुष्य, स्त्री, पुरुष, बालक, जिसकी भी चिकित्सा करनी है होम्योपैथिक के अंदर, तो सबसे पहले उसका कॉन्स्टिट्यूशन देखना अति आवश्यक होता है। नंबर 1 पे डॉक्टर के सामने कॉन्स्टिट्यूशन ही आता है। जैसे कोई आया है, पसीने के अंदर सिर उसका भीगा हुआ है, तोंद बाहर आ रही है और वो अपने लक्षण आर्जेंटम नाइट्रिक्रम के बताता है, दुबला पतला, मरा हुआ, घसा हुआ, सारे लक्षण आर्जेंटम नाइट्रिक्रम के बताता है। और उसको जल्दी से, कोई भी हो, ये गलती नहीं, ये थोड़ी समझ की बात होती है, आर्जेंटम नाइट्रिक्रम दे देते हैं तो उसका रोग ठीक नहीं होता, जबकि सारे लक्षण उसके आर्जेंटम नाइट्रिक्रम के हैं। उसको देना चाहिए कैलकरिया कार्ब।
क्योंकि कैलकरियाकार का रोगी, उसका पेट बड़ा होता है, उसका सिर बड़ा होता है और पसीना उसको आता रहता है। तो चाहे कितने भी लक्षण वो आर्जेंटम नाइट्रिकम के बताए और कैलकरियाकार में उसका कोई लक्षण नहीं मिले, ये तो मिलेगा कि मोटा होता है, सिर बड़ा, पेट बड़ा होता है, पसीने की अधिकता होती है। तो कैलकरियाकार 200 उसको देने से उसका रोग भी ठीक होगा, उसका मोटापा खत्म हो जाएगा हमेशा के लिए। तो होम्योपैथिक में हमें कमेंट्स में पूछते हैं कि अमुक बीमारी है, दवाई बताएं। हम कैसे बता सकते हैं? हम एक ही जवाब देते हैं कम से कम में, औरों का मुझे पता नहीं, कि भाई फ़ोन पे बात करो। एक बात बताओ, हम वहाँ जब इतना लिख देते हैं कि फ़ोन पे बात करो, तो इसका मतलब है हमने जवाब तो दिया ही है। हम 2 शब्द और भी लिख सकते हैं कि ये फला दवा उसको दे दो, लेकिन नहीं लिखते। इसलिए नहीं लिखते, उससे वो रोगी ठीक नहीं होगा। तो कुछ ऐसी बीमारियां होती है कि जिसके अंदर या तो व्हाट्सएप पे आकर के अपनी राम कहानी बताए या फ़ोन के ऊपर बात करके अपनी राम कहानी बताए। हम फ़ोन के ऊपर जो रोगी होता है उसको हर समय पूछते हैं तुम्हारी लंबाई क्या है, कि मेरी लंबाई 6 फुट है। वज़न कितना है? 92 किलो है। कोई बात नहीं, लेकिन पेट तो नहीं आ रहा का आ रहा है। ये क्यों पूछते हैं हम? क्या उसे गोद लेना है हमें? उसको दवाई बता के फ्री क्यों नहीं होते हम? क्यों 5 मिनट तक पूछने क्या काम करते हो? कुछ भी नहीं, बैठा रहता हूँ घर पे। कितनी उम्र है भाई? कब? बस अभी रिटायर्ड हुआ हूँ। तो रिटायर्ड तो सरकारी नौकरी से हुए हो, अब घर पे बैठे बैठे क्या करते हो? कि 3-4 दफ़ा चाय पी लेता हूँ, दिन भर है मोबाइल देखता हूँ, आराम से सो जाता हूँ, मौज कर रहा हूँ। तो सरकारी नौकरी 60 साल के अंदर रिटायर्ड होने का मतलब नहीं कि तुम्हारी उम्र से तुमको रिटायरमेंट मिल गया, नहीं मिला। रिटायर्ड होने की सोचते ही क्यों हो? रिटायर्ड भगवान करता है जब होना चाहिए इंसान को रिटायर्ड, ऐसे नहीं होना चाहिए। रिटायर्ड जब ऊपर वाला करता तब होना चाहिए। ये एक अलग बात है कि 60-61 साल में जो रिटायर्ड हो जाते हैं उनके शरीर में अगर कोई व्याधा है, कोई तकलीफ है, तो वो रिटायर्ड हो सकते हैं, वरना आदमी को कुछ न कुछ काम करते रहना चाहिए। ये बात मैं कोई प्रवचन देने के हिसाब से नहीं कहता,
ये बात आपके निरोग रहने के हिसाब से कहता हूँ और इसका दवाओं से संबंध होता है, दवा से संबंध। और दवा से जो संबंध होता है उसको पूछने का चिकित्सक का फर्ज होता है, और उसी से ही पूछते हैं कि रोगी का वजन कितना है, कब 48 किलो, दुबली पतली है, तो उसकी प्रॉब्लम जो भी है उससे कोई लेना देना नहीं। उसकी बॉडी का कॉन्स्टिट्यूशन सीपिया का आता है। फिर पूछते हैं तो वो अपनी प्रॉब्लम बताते हैं या उसके अभिभावक बताते हैं और दवा का निर्णय होता है। तो मैं आज आपको सीपिया के बारे में बता रहा हूँ। सीपिया का पेशेंट, स्त्री पेशेंट बिल्कुल दुबली पतली होती है। ये स्त्री रोगियों को उनकी गर्भाशय की खराबियों को पूरी तरह से समाप्त करने में सक्षम होती है। विभिन्न रोगों में इसका इस्तेमाल, इसकी रोगिणी का जो मानसिक लक्षण, रोगी का मन बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाना, रोगी छोटी छोटी बातों पर भी रोगी का रोने लगना, यानी कि डॉक्टर के सामने बैठ करके अपनी जो राम कहानी बताती है तो रोने लग जाती है। उसे किसी प्रकार की दुर्घटना न हो जाए, हर काम को करने में लापरवाही बरतते रहना, रोगिणी को हर बात की जिद करना, जरा सा भी शोर शराबा होते ही दिमाग परेशान हो जाना, रोगी का हर समय अपने आप से ही बातें करते रहना, भूत प्रेतों के बारे में बातें करना, रोगी का छोटी छोटी बातों पर दूसरों से लड़ना झगड़ना, अपने जीवन को बिल्कुल बेकार समझना, जैसे मानसिक लक्षण के रोगी को सीपिया देने से उसका रोग ठीक हो जाता है। एक चीज़ का ध्यान रखें, जितने स्त्री रोगों में मानसिक रोग जो होते हैं वो दुबली पतली औरतों में अधिक होते हैं। ये बात हर डॉक्टर आपको नहीं बताएगा। मोटी औरतों में कम होते हैं। इसकी वजह ये होती है कि जो स्त्रियां मोटी होती है तो वो एक मस्त प्रकृति की हो जाती है, हंसने लग जाती है, कहीं भी जाती है आराम से बैठ जाती है, क्या कर रही हो क्या नहीं कर रही हो। और दुबली पतली जो औरतें होती है वो काम काज ही नहीं छोड़ती, काम में लगी रहती है, तकलीफ के अंदर भी काम में लगी रहती है, घर में रहती है, और उसको कोई ना कोई परेशानी होती है तो वो ज़्यादा सभा सोसाइटियों में और में ज़्यादा पटेलाई नहीं करती। तो इस तरह के लक्षण होते हैं। सीपिया पेशेंट की आँखों के जो
पेशियाँ होती है वो कमज़ोर होती है, आँखों की रोशनी कम होती है, आँखों के सामने काले धब्बे नज़र आते हैं, आँखों से जलन होने के कारण आँखों की रोशनी कमज़ोर हो जाती है, जिनका संबंध गर्भाशय के रोगों से होता है। आँखों के रोग सुबह और शाम को बढ़ते हैं। पलकों पर किसी तरह का फोड़ा हो जाना, पलकों का लटक जाना, आँखों के पीछे के भाग से खून का जमा हो जाना जैसे लक्षणों में रोगी को शीशियाँ देने से उसका रोग ठीक हो जाता है। इसके अलावा आजकल जांचों के अंदर बड़े इन्फेक्शन आते हैं। एक बच्ची जिसकी उम्र महज 9 साल की थी तो उसके भी पेशाब में इन्फेक्शन आ गया और एक वैद्यराज ने उसको महंगी दवाइयाँ भस्में वगैरह ये लिख दी। वो मेरे पास आया, कि इसका पेट दुखता है और इन्फेक्शन आया है। तो मैंने कहा इसको शीशियाँ 200। हम ये नहीं देखते कि पेशेंट की उम्र कितनी है, बस खाली उसका ढांचा देखते हैं, वो दुबली पतली मरियल, बस। इन्फेक्शन किस बात का है ये भी नहीं देखते। शीशियाँ 200, दिन में 3 बार 200 पोटेंसी, 8 दिन दे दो, उसके बाद जांच कराओ। 8 दिन के बाद जांच कराई, नो इन्फेक्शन, कोई इन्फेक्शन नहीं। तो इन्फेक्शन का मतलब क्या होता है? इन्फेक्शन का मतलब कुल मिलाकर के एक तरह का विकार होता है, उसकी वजह से रोग बनता है। तो इन्फेक्शन को दूर करने के लिए कई दवाइयाँ हैं, लेकिन अगर कोई आदमी है दुबला पतला है, इन्फेक्शन है, यूरिनरी इन्फेक्शन है, अधिकतर पेशाब के इन्फेक्शन, पेट दर्द के इन्फेक्शन, उससे मूत्र यंत्र भी में थोड़ी बहुत रुकावट या खराबी रहती है, तो उन ऐसे इन्फेक्शन को दूर करने के लिए शीशियाँ 200 पोटेंसी दिन में 3 बार सिर्फ 7 से 10 दिन देने से इन्फेक्शन ख़त्म हो जाता है। जबकि उस इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए एलोपैथिक में काफ़ी दवाइयाँ खानी होती है। छोटी बच्चियाँ कैसे खा पाती हैं, और बड़ों के लिए वैद्य लोग दुकानदार का पिटारा खोल देते हैं, वो वैसे मर जाते हैं। तो ये याद रखिए कि अधिकतर 100 के अंदर इन्फेक्शन नाम से ही अगर आपने शीशियाँ दे दिया तो 100 में 90 आदमी ठीक हो जाते हैं, 10 ना हो पाते हैं। तो इन्फेक्शन की बहुत प्यारी दवा है शीशियाँ। इसके सिर के संबंधित लक्षण जो रोगी को अपना सिर घूमता हुआ सा
महसूस होता है। रोगी को ऐसा लगता है जैसे सिर में कुछ लुढ़क रहा हो। दर्द जो ज़्यादातर बाईं ओर या माथे के अंदर से पैदा होता है, बाहर की ओर ऊपर की ओर डंक के लगने जैसा दर्द होता है। इसके साथ ही जी का मिचलाना, घर से बाहर और रोग वाले अंगों के बल लेटने से उल्टी का हो जाना, सिर में पीछे की ओर सामने की तरफ लटकने लगना, माथे के ऊपरी भाग में ठंडक महसूस होना, स्त्री के मासिक स्राव के दौरान सिर में झटके लगने के सिवाय और साथ में सिर में दर्द होना, इसके साथ ही मासिक स्राव का कम आना। सीपिया की पेशेंट को रक्तस्राव कम होता है। बालों का झड़ जाना, माथे पर बालों के आसपास के भाग में फुंसियाँ सी हो जाना आदि लक्षणों में रोगी को सीप या औषधि का प्रयोग कराना लाभदायक होता है। नाक के जो लक्षण हैं, नाक से संबंधित लक्षणों में रोगी को जुकाम हो जाने के कारण बार बार छींक आते रहना, रोगी की नाक से गाढ़ा सा हरा रंग का स्राव आना, नाक में पपड़ियाँ सी जम जाना, नाक के आर पार पीले रंग का दाग सा हो जाना, नाक की जड़ में दर्द सा होना, नाक का जुकाम हो जाने के कारण चिर सा जाना, खासकर नाक के पीछे के छेदों में रोगी को बार बार मुंह से बलगम को ककार कर निकालना पड़ता है। इन लक्षणों में रोगी को सीप या औषधि दी जाए तो काफ़ी उपयोगी साबित होती है। अब एक आधी मिनट में रुकता हूँ क्योंकि यहाँ पर कुछ लिखा नहीं है। एक बहुत हाँ, माफ़ करना, इसमें लिखा सिर्फ इतना ही है, नाक के अंदर का पीला पीला सा निशान हो जाना। एक चीज़ हम बताते हैं, एक पेशेंट जिसके पता नहीं कब से बालिका थी, जब से ये जो नाक का निशान है, ये यहाँ एक इस तरह की काले रंग की लकीर बनी हुई, चर्म रोग है एक तरह का। अब बताओ, सबसे पहले तो चेहरा ही दिखता है, तो वो लिपस्टिक, पाउडर, इनका सहारा लेके उसको दबा के बाहर कहीं आती थी जाती थी। मन के अंदर एक बड़ी वो स्त्री हमारे संपर्क में आई, तो वैसे ही मैंने कहा पहले वॉश बेसिन के अंदर जाके अपना ये बिल्कुल साफ करके आओ, निशान देखेंगे। तो घोड़े की जीन होती है, कभी आपने देखा है घोड़े की जीन? नहीं देखी होगी, कईयों ने नाम भी नहीं सुना होगा कि घोड़े की जीन किसे कहते हैं। घोड़े की जीन उसकी नासिका के ऊपर के पार्ट से बनती है, जो कि घोड़े गाड़ी को चलाने वाला रस्सी को, घोड़े को राइट घुमाना है तो राइट साइड वाली रस्सी को खींचता है, लेफ़्ट घुमाना है तो लेफ़्ट वाली को खींचता है।
तो बिना जीन के बांधे वो टांगे पे घोड़ा या घोड़ी जुटती नहीं है। तो वो जीन जब एक नाक के पास ही बंधी रहती है तो उस जीन का निशान घोड़े के यहाँ पे पड़ जाता है। यहाँ बात जानवरों की नहीं, आदमियों की हो रही है। लेकिन देखो, जो सच्चाई है वो तो कहनी होती है। तो ये किन्हीं कारणों से आदमी को जीन नहीं बांधते, किन्हीं कारणों से ऐसा निशान हो जाता है। हमने रोगिणी को पहले CPI 200 दिया 10 दिन तक, दिन में 3 बार, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर हमने कहा कि 2 दिन ठहर के आओ, और पुस्तकें पलटी कि भी इस तरह का निशान हटाने के लिए। वो निशान है, न दाग है, न धब्बा है, न एक्जिमा है, एक तरह का निशान। ये मेरे चश्मे की डंडी है ना, ऐसा ही, बस इतना सा यहाँ पे। फिर आगे पीछे घूमते हुए हम CPI पे आके ही अटक जाते हैं कि दवा तो CPI ही है, क्यों नहीं लाभ हुआ। तो वो फिर आई। फिर आने के बाद में उससे हमने पूछे, और लक्षण पूछे खोद खोद के, कितने बरस हुए, कोई लग तो नहीं गई ऐसा वैसा। तो हमने पहले एक खुराक सल्फर 1000 की थी और कहा कि 3-4 दिन बाद आना। 3-4 दिन बाद आई। हमने निशान को देखा, वो वैसे की वैसा ही था। फिर हमने CPI 200 ही और बनाई और कहा दिन में 3 बार, इसको 11 दिन लो। और दिन में 3 बार 11 दिन लेने के बाद में वो आई तो निशान एक खाली नाम मात्र की झलक सीख रह गई, गायब हो गया। रोगिणी बड़ी खुश थी कि डॉक्टर साहब मेरा ये ठीक हो गया है। तो ज़रा सा दिखता है, अरे नहीं दिखेगा। तो हमने CPI 1000 की खुराक दे करके उसको कहा कि अब ये तुम्हें जीवन के अंदर नहीं होगा। और आज इस बात को बरसों हो गए, नहीं हुआ, नहीं हुआ। विवाह शादी भी अच्छी जगह हो गए, उसका जीवन सफल हो गया। नहीं तो जो भी लड़के वाले आकर देखते रिजेक्ट कर देते थे। तो कहीं ऐसे बीमार होते हैं। तो ये लक्षण CPI का है। दुबली पतली थी वो औरत, और CPI के काम न करने के बावजूद भी हमने CPI दी। और बीच में सल्फर इसलिए दिया कि CPI को कहीं अड़चन आ रही थी, राह में कांटे आ रहे थे, राह में उनको हटाने के लिए सल्फर का प्रयोग किया। तो सल्फर ने अपना काम कर दिया, रास्ता एकदम साफ कर दिया। तब CPI ने जाकर के और अपना काम किया, कोई रुकावट सामने नहीं आई। ये होम्योपैथिक चिकित्सा देखो इस प्रकार की होती है। ठीक है, आज जैसी भी हो रही है, इतना वक्त समय किसी के पास नहीं, लेकिन ये चिकित्सा इस तरह से ही होनी चाहिए। और इस तरह से चिकित्सा करने के लिए डॉक्टर को काफ़ी मेहनत करनी होती है और उसको उसकी मेहनत की कीमत मिलती नहीं।
इस वजह से वो अंदाज से दवाई लिख देते हैं, लग गई तो ठीक है, न लगी तो कोई बात नहीं। तो मैं नाक का जुकाम होना, चिर सा जाना, इस तरह की नाक की जो बीमारी है उसके बारे में बता दिया। कान के लक्षणों के अंदर खुजली होना, कान के अंदर के भाग में गाढ़ा पीले रंग का बदबू के साथ मवाद का आना, रोगी के कानों के पीछे ग्रीवा संधि यानी कि गर्दन के जोड़ पर दर्द सा होना, कान में सूजन आना और उस पर विकार होना, अवस्थचक वर्णग्रस्तता, इसको अंग्रेजी में सबक्यूटेन्यूओस अल्सटेंसन के नाम से पुकारते का दर्द होना। लक्षणों के आधार पर रोगी को शीप या ओदी का सेवन कराना चाहिए। चेहरे से संबंधित लक्षणों में चेहरा मुरझाया सा होना, चेहरे पर पीले रंग के धब्बे होना, रोगी के नाक और गालों के ऊपर, ये यहाँ जा कर के दिया है, मैं जो अभी बयान कर चुका था बात को, यहाँ लिखा है कि रोगी के नाक और गालों के ऊपर कत्थई रंग के धब्बे होना जैसे लक्षणों को शीपिया औषधि का सेवन कराना बहुत ही लाभदायक है। याद रखें, बहन बेटियों के गाल के ऊपर, नाक के आसपास या चेहरे पे कहीं भी काली छाया, जिसको बोलते हैं आँखों के नीचे काली छाया, कुछ यहाँ ऐसे निशान जो लिकोडर्मा की तरह सफ़ेद भी नहीं होते लेकिन नज़र आते हैं, तो ये सब बताते हैं कि इस रोगिणी के अंदर कोई ना कोई रोग है। पहले उसका पता लगाना चाहिए। उसका पता लग जाए, अगर रोगिणी के गर्भाशय संबंधित कोई रोग है तो पहले उसका उपचार करेंगे तो ये दाग धब्बे अपने आप चले जाएंगे। और अगर रोगिणी पूरी तरह स्वस्थ है, ये इस तरह के निशान हैं, तो शीपिया का प्रयोग, आँखों के नीचे काले घेरे होना, तो ये स्त्रियों के साथ साथ मर्दों को भी अगर होता है तो शीपिया 30 या 200 का प्रयोग करने से ये दाग धब्बे साफ हो जाते हैं। शीपिया स्किन पे इतना बढ़िया काम करती है। शीपिया मछली के कंठ से निकला है, तो जिस तरह मछली के ऊपर चकत्ते होते हैं, इस तरह के चकत्ते होना स्किन के ऊपर, शीपिया उनकी खास दवा है। रोगी की जीभ का बिल्कुल सफ़ेद हो जाना, रोगी के मुंह का स्वाद बिल्कुल खराब हो जाना, जीभ का गंदा हो जाना, मासिक स्राव के दौरान साफ हो जाती है जीभ, नीचे के होंठ का सूज जाना और फट जाना, रोगी को शाम को 6 बजे से आधी रात के बीच दांत में दर्द होता है, लेटने पर और तेज हो जाता है। इस तरह के लक्षणों में रोगी को शीपिया का प्रयोग करना चाहिए। पेट के लक्षणों में रोगी को आमाशय बिल्कुल खाली महसूस होना, जो भोजन करने से भी भरा हुआ महसूस नहीं होता, भोजन की खुशबू या देखने से ही जीभ मिचलाने लगता है, तंबाकू का सेवन करने के कारण बदहजमी का रोग हो जाना, रोगी को खाने की हर चीज़ का स्वाद नमकीन सा लगना, रोगी जैसे ही भोजन करता है उसको उल्टी होने लगती है, पाचन संस्थान में जलन बर्निंग होती है, रोगी का मन ऐसा करता है कि हर समय खट्टे पदार्थ खाने को मिलते रहें। शीपिया रोगी का मन खट्टे पदार्थों की तरफ खाने का होता है। रोगी को बार बार डकारे आना, चिकनाई वाले पदार्थों को देखते ही
जी खराब होना, इस तरह के लक्षणों में सीपिया का प्रयोग होना चाहिए। पुरुष संबंधित रोग, रोगी के अपने जनना अंग बिल्कुल ठंडे से महसूस होना और उनमें बहुत ज़्यादा पसीना आना, पुराना सुजाक रोग होने के कारण पेशाब के रास्ते से रात के समय दर्द के साथ स्राव का आना, लिंग के आगे के भाग पर मस्से से निकलना, स्त्री के साथ संभोग करने से पैदा होने वाले रोग आदि लक्षणों में अगर रोगी को सीपिया औषधि दी जाए तो रोगी को काफ़ी लाभ मिलता है। स्त्री रोग से संबंधित लक्षण, स्त्री को अपने नीचे के अंगों में ऐसा महसूस होता है जैसे योनि के रास्ते सब कुछ बाहर आ जाएगा। ये स्त्री को ऐसा लगता है कि अपने योनि के रास्ते अपना यूट्रस या और जो भी कुछ है अंदर कुछ न कुछ बाहर आ जाएगा, तो उसका ध्यान हमेशा वहीं रहता है, बाहर आकर के निकल पड़ेगा। इस कारण से रोगी स्त्री अपनी जांघों या टांगों को टेढ़ा मेढ़ा करता पड़ता है। तो इस तरह की जो पेशेंट होती है उनके दरअसल यूट्रस संबंधी प्रॉब्लम होती है, तो वो कहीं भी किसी के यहाँ मिलने जुलने या जाए या घर में रहे तो कोई से बात करनी है बैठ करके, तो अपनी दोनों जंघाओं को यूं सिकोड़ के बैठती है। वो समझती है कि मेरा जो अंदर का शरीर है कहीं बाहर न निकल जाए। तो होशियार चिकित्सक उसको बैठने की अदा पे ही सीपिया दे करके उसके रोग को ठीक कर देते हैं, बिना कुछ उसके लक्षण पूछे ही। नहीं तो लक्षण पूछ करके सीपिया देने से उसका शरीर बाहर नहीं आएगा। एक मैं गांव गया था तो एक आवारा गाय, अब वो रोज़ ही शाम को मेरा मंजन करने का वक्त होता, बाहर बैठ के और उसका आना होता, तो उसका गर्भाशय गाय का बाहर लटका ही रहता, लाल लाल बड़ा सारा। उसको देखते ही जो मन विचलित हो जाता। मेरे बड़े भाई थे मौजूद, वो भी गायों के प्रति बहुत दया रखते थे। तो मैंने कहा भाई साहब ये करे यार, क्या करें, इस जानवर को भी भगवान ने तकलीफ़ दी है। तो वो आते और अपने हाथ से गर्भाशय को अंदर धकेलते और उस गाय के पीछे एक इडूनी होती है, इडूनी जो पानी भर के लेके आती है बहन बेटियां पुराने वक्त में, तो सर पे एक रिंग कपड़े की बनाती है, कोड़ियाँ लटकाती है। ईडूणी रे कारण, ईडूणी रे कारण मारी ननदल नात जाए गम गई। ईडूणी, ईडूणी को बड़ा महत्व दिया गया। गम गई ईडूणी, ईडूणी रे कारण मैं छोड़ा मायर बाप,
गम गई ई ढूंढी। तो पहले माथे पे मटकी रख के पानी लाते थे, तो मटकी को रखने के लिए माथे के ऊपर कपड़े से इडूनी बनाई जाती थी, जो कि 5 इंच की गोलाई में होती थी। उसके खूबसूरत कांच लगाए जाते थे और कौड़ियाँ लटकती रहती थी, जिसमें मटकी रख के लाती थी। तो उस गाय के इस तरह की एक इडूनी, तो भाई साहब ने वो गर्भाशय सरका के इडूनी किसी ने लगा दी थी, गर्भाशय को अंदर करके और इस इडूनी को सही करके टाइट करके बांध दिया, ताकि गर्भाशय निकले नहीं। तो मैंने भाई साहब से कहा, मैंने कहा भाई साहब मैं ज़्यादा नहीं रहूँगा, मुझे बूंदी जाना है, तो एक काम आप और करो, ये तो कर ही रही हो, कभी ये रोज़ ही आ जाती है, 2 दिन में 1 दिन में। तो अब के एक चपाती के ऊपर एक दवा दे दी, मैंने सी पिया 1 लाख। तो मैंने कहा ये 10-12 बूंद डाल के ये चपाती उस गाय को खिला देना, फिर 2-3 दिन बाद वो फिर आए तो फिर खिला देना। ये पूरी शीशी 10 ml की जो है, ये 2-3 दफ़ा में आप इसको खिला देना, कि इससे क्या होगा। मैंने कहा इससे इसका ये जो गर्भाशय बाहर आता है, और आप इतनी मेहनत करते हैं, गांव के और लोग भी, और वो जहाँ जाती है, जहाँ से लोग भगा देते हैं, देखना पसंद नहीं करते। गाय क्या करे, अरे मूक प्राणी क्या करे, कैसे क्या होगा। मैंने कहा इससे निकलना बंद हो जाएगा। बंद हो जाएगा? उनका हाँ। तो उन्होंने वैसे ही किया और मैं यहाँ बूंदी आ गया। 15-20 दिन बाद उनकी चिट्ठी आई। वो उस वक़्त अंतर्देशीय पत्र लिखा करते थे। आजकल तो लोग भूल ही गए कि अंतर्देशीय पत्र क्या होता था। तो उन्होंने लिखा कि अब वो गाय लगातार आ रही है, 1 महीना हो गया और उसका शरीर बाहर आना बंद हो गया। तू ये काम अच्छा कर गया गोपाल। मैंने कहा मैं क्या करूं बताओ, भगवान करवाते हैं। उसके बाद उस गाय का 4-6 महीने तक मैंने रिकॉर्ड रखा, पूछता रहता भाई साहब को लेटर में, क्या नहीं बिल्कुल ओके है वो। तो इसी तरह गर्भाशय जैसे जानवरों के होते हैं, अगर उनके भी गर्भाशय जानवरों के अगर बाहर आते हैं, तो जो जानवर रखते हैं, गाय, भैंस, बकरी, कोई भी जानवर हो, जो मादा हो, जिनका गर्भाशय इस तरह से निकलता है, उनको सीपिया इंसानों की तरह, इन औरतों की तरह 1 लाख पोटेंसी, 10,000 पोटेंसी या 1000 पोटेंसी 2-4 दफ़ा खिला दो, उनका शरीर बाहर आना बंद हो जाएगा। हाँ, तो इस तरह औरतें जिनको ये महसूस होता है कि सब कुछ बाहर निकल आएगा, तो अपनी जांघों को टेढ़ा मेढ़ा करना पड़ता है। कभी ये पाँव इस पे, कभी ये पाँव इस पे, या योनि पर दबाव देना पड़ता है। रोगी स्त्री को मासिक धर्म के दौरान, गर्भकाल के दौरान, बच्चे को दूध पिलाते समय शरीर के अंदर किसी एक स्थान पर गोल सी चीज़ लुढ़क रही हो, स्त्री को खुजली के साथ
पीले रंग का परदस्राव आना, मासिक स्राव का समय बहुत बाद में और कम मात्रा में आना, मासिक स्राव के समय पहले और बहुत ज़्यादा मात्रा में आना, योनि के रास्ते गर्भाशय से नाभि तक तेज सुई चुभने जैसा दर्द होना, रोगी स्त्री को अपना गर्भाशय और योनि का चिरता हुआ सा महसूस होना, सुबह के समय रोगी का जीभ मिचलाना, उल्टी होना, संभोग क्रिया के दौरान योनि के रास्ते से बहुत तेजी से दर्द का होना आदि लक्षणों में शीपिया लाभदायक होती है। यहाँ मैं एक बात और बता देता हूँ। शीपिया पेशेंट जो होती है उसको माहवारी में रक्त स्राव कम होता है, पल्सेटिला पेशेंट को अधिक होता है। ये थोड़ा सा ध्यान में रखने की बात होती है। और शीपिया पेशेंट हमेशा ही दुबली और पतली ही रहती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कोई मोटी औरत आपके पास आती है, अगर वो लक्षण सारे शीपिया के बताती है और मोटी है और उसका यूट्रस संबंधी प्रॉब्लम है तो वो भी शीपिया से ठीक होगी। लेकिन ध्यान में रखना चाहिए कुछ लक्षणों का कि कहीं पल्सेटिला की ओर तो नहीं जा रही, कहीं ग्रेफाइटिस की तरफ नहीं जा रही, कहीं कैलकरिया कार्प की तरफ नहीं जा रही। अगर इन तीनों दवाओं की ओर जो मोटापा थुलथुलापन है तीनों में उधर वो नहीं जा रही है, मोटी है, तो उसको शीपिया देने से आराम मिल जाएगा। देखो ये इतने लक्षण दिमाग के अंदर रखने होते हैं, तब जाकर के रोगी हो या जानवर हो तब जाकर के वो ठीक होते हैं। अब आप खाली इतना ही लिख देते हैं। कल एक बंधु ने लिखा, फोबिया की होम्योपैथिक में कौन सी दवा है। अब बताओ इस तरह के कमेंट्स करने से क्या फ़ायदा। कोई एक दवा है क्या? सारी दवाइयाँ ही फोबिया की है। आर्जेंटम भी फोबिया का है, एकोनाइट भी फोबिया का है, जेल्सीमियम भी फोबिया का है, कोई 50 दवाइयाँ फोबिया की है। उसको क्या लिखूं मैं? नहीं लिखते हैं तो आगे जाके वो क्या लिखते हैं कि ये घमंडी राम है बुड्ढा, कमेंट्स का जवाब ही नहीं देता। अरे हम तो इधर भी मरे और इधर भी मरे। कोई दवाई लिख दी तो फ़ायदा नहीं हुआ कि ये कुछ नहीं जानता। क्या करे आदमी? चिकित्सक के सामने कितनी बड़ी ये एक बेबसी है। कभी आप इसको भी समझो। जो होम्योपैथिक में रुचि रखने वाले जो मेरे भाई हैं, जो मेरे श्रोता हैं, वो इस मजबूरी को समझो। तो मैं उनको कमेंट्स का जवाब ज़रूर देता हूँ और मैं सिर्फ 2 शब्द लिखता हूँ। किसी को लिखता हूँ व्हाट्सएप पे आओ, किसी को लिखता हूँ फ़ोन से बात करो। तो न वो व्हाट्सएप पे आते हैं न फ़ोन पे बात करते हैं। बस वो यूँ देखते हैं कि जेब के अंदर दवाई है, इधर लिखी इधर जवाब मिल गया। ये होम्योपैथिक नहीं, और वो उनका भी दोष नहीं। वो नहीं समझते कि इसके अंदर चिकित्सक को कितने लक्षणों के ऊपर विचार करना पड़ता है, कितनी बार बात को सोचना पड़ता है, तब वो दवाई लिखेगा, तब लाभ मिलेगा। ये बात उनको मालूम नहीं, ये मैं आज कह रहा हूँ। और भी कोई बात
अब ये छोटी मोटी कोई बात लिख देते हैं कि मुझे जुकाम हुआ, क्या लेना चाहिए, तो हम लिख देते हैं भी एलियम सिपा 30 ले लो। जो चालू रोग होते हैं, कोई लिख देता है मैं दांत के अंदर दर्द है तो भाई हेक्ला लावा 200 ले लो। कोई लिख देता है कि भाई आंखों में कभी दुखती है, कभी क्या होती है, भाई आर्जेंटम 200 की 1-2 खुराक ले लो। तो ऐसे जो अल्पकालीन रोग होते हैं तो उनका तो हम जवाब दे देते हैं, लेकिन जो इस तरह के जो डीप में घुसे हुए रोग हैं उनको ऐसे उनके लिखने से और हमारी एक दवा के नाम लिखने से वो रोगी ठीक नहीं होते। हम उनके हित की बात सोचते हैं, वो क्यों नहीं मुझसे बात करते। यह अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, ईमानदारी से हनुमान जी की सौगंध से दोनों मेरे वीडियो के मैंने इनको बंद नहीं कर रखा है, चालू रखा हुआ है। किसी का भी फ़ोन आ सकता है तो मैं उसको अंगुली से एक बार ऑफ कर देता हूँ और बाद में उसका नंबर देख के और मैं उसको जवाब देता हूँ, भाई बोलो क्या बात है। हम इतना सोचते हैं एक पेशेंट के लिए। पेशेंट क्या सोचता है, कोई बात नहीं, पेशेंट अपनी बीमारी से दुखी है, वो क्या सोचेगा। हाँ, संभोग क्रिया के दौरान योनि के रास्ते बहुत दर्द होना ये सीपिया का लक्षण है, उसको सीपिया देना चाहिए। सांस से संबंधित लक्षणों में रोगी को तेजी से उठने वाली खांसी, जिसमें रोगी का खांसते खांसते बुरा हाल हो जाता है और जो रोगी अपने पाचन संस्थान से उड़ती हुई महसूस होती है। रोगी को सांस लेने में परेशानी होना जो सोते समय और तेज़ हो जाती है। सुबह या शाम के समय छाती पर दबाव सा महसूस होना। सुबह के समय खांसी के साथ बहुत ज़्यादा बलगम का आना जिसका स्वाद अधिकतर नमकीन सा रहना। आवाज़ की नली का छाती से सुराहट होकर पैदा होने वाली खांसी। फेफड़ों में सूजन आ जाने के कारण होने वाली खांसी जो बहुत दिनों तक बनी रहती है। इस तरह के लक्षणों में रोगी को सीपिया देना चाहिए। पेशाब संबंधी लक्षण, रोगी को पेशाब के साथ लाल लाल से चिपकने वाले बालू के कण के आना, रोगी को रात में सोते ही पेशाब का आ जाना, पेशाब का रुक रुक कर आना, पेशाब की नली में सूजन आ जाना आदि लक्षणों में अगर रोगी को सीपिया औषधि दी जाए तो रोगी को कुछ ही दिनों में आराम मिल जाता है। मलांत्र में रोगी को मल क्रिया के दौरान मल के साथ खून आना, मलांत्र में पूर्णता सी महसूस होना, पेट में कब्ज का बनना, मल का सख्त रूप से बाहर आना। रोगी को मलांत्र में ऐसा महसूस होता है जैसे कि उसमें कोई गोला रखा हो। देखो, इसका जो पेशेंट होता है सीपिया का, स्त्री हो या आदमी हो, कोई भी हो, जब वो आबदस्त को जाता है तो उसको यूँ महसूस होता है कि उसका जो मलांत्र या मुख द्वार है जहाँ से लैट्रिन निकलती है वहाँ पे कोई गेंद रखी है या कोई गोल चीज़ रखी हुई है। इस तरह की फीलिंग होती है स्त्रियों में भी, आदमियों में भी, बच्चियों में भी। तो जिनको इस तरह की फीलिंग होती है तो रोगी तो डॉक्टर को यही कहेगा कि मुझे कुछ लगता है, कुछ अटका हुआ है। तो रोगी से बात को उगलवाना चिकित्सक की एक बुद्धिमानी होती है। वो यूँ कहेगा कि तुम्हें यूँ तो नहीं लगता कोई गेंद सीख रखी हुई? कहाँ डॉक्टर साहब, यूँ लगता है। तो सीपिया देने से यह लक्षण हट जाएगा। और यही लक्षण सीपिया की पेशेंट जो होते हैं तो उनको इंडाइजेशन में उनको यूँ लगता है कि यहाँ से एक गोला ऊपर चढ़ रहा है।
यहाँ से, इसमें नहीं लिखा, छोड़ो इसको, यहाँ से एक गोला ऊपर चढ़ रहा है। अगर ये लक्षण भी है तो शीपिया देने से वो रोगी ठीक हो जाता है। मल क्रिया के दौरान ज़्यादा कूटन और ऊपर की ओर तेजी से दौड़ता हुआ दर्द, मल का गाढ़े रंग का गोल गोल रूप में आना, बलगम से जुड़ा हुआ रहता है। रोगी का गुदा चिर सा जाना, मल द्वार में अक्सर स्राव सा आते रहना, बच्चों को गर्म दूध पिलाने से होने वाले दस्त, मलांत्र में और योनि के रास्ते में दर्द जो ऊपर की ओर तेज गति से दौड़ता है। इस तरह के लक्षणों में रोगी को शीप या औषधि का प्रयोग लाभदायक रहता है। याद रखिए, ये यूटरस निकलने की बहुत अच्छी दवा है। इसके साथ में एक बात और कह देता हूँ, कई दफ़े शीपिया फेल हो जाती है कि भी शरीर बाहर आ रहा है और शीपिया देने से नहीं आएगा, तो शीपिया फेल हो जाती है, यानी कि फ़ायदा नहीं होता। तो उस वक़्त म्यूरेक्स नाम की दवा, उसका प्रयोग करना चाहिए 200 या 1000 के अंदर। तो म्यूरेक्स का प्रयोग करने से प्राय रोग ठीक हो जाता है। अगर म्यूरेक्स भी फेल हो गया और शीपिया भी फेल हो गया, तो इसका मतलब है उस बहन बेटी का गर्भाशय वो जगह काफ़ी छोड़ चुका है, अब वो अंदर की ओर वापस सेट नहीं हो सकता। तो उनको प्यार से समझा दिया जाए कि अब आप लेडी डॉक्टर के पास जाएं, तो प्राय उनका फिर यूट्रस को बाहर निकालना ही पड़ता है और कोई चारा नहीं। अगर यूट्रस को नहीं निकाला, रक्तस्राव होता गया और आप अपनी दवाइयाँ ट्राई करते गए, तो रोगिणी, भगवान न करे, रोगिणी गंभीर स्थिति में आए, ऐसा गलत काम नहीं करना। हाँ, इस चीज़ का ध्यान रखना, शीपिया और म्यूरेक्स ये 2 दवाइयाँ आजमाने के बाद भी अगर यूट्रस बाहर आने की कोशिश करता है, तो फिर शल्य क्रिया ही इसका इलाज है। इस बात को होम्योपैथिक डॉक्टर को नहीं भूलना चाहिए। उसे अपनी नाक को ऊंची रखने का ख्वाब नहीं देखना चाहिए और एक ही मकसद रखना चाहिए कि अब ये रोगिणी को राय दो कि ये जाकर के सर्जन के पास जाए और अपना यूट्रस बाहर निकाले। अगर आप राय नहीं देंगे और वो वैसे ही रहेगी, तो रक्तस्राव ज़्यादा हो करके फिर कहीं खून की बोतलें चढ़ेगी और चढ़ेगी, यूट्रस तो निकलेगा ही निकलेगा, तकलीफ़ ज़्यादा होगी। इस चीज़ का हर एक होम्योपैथिक को ध्यान रखना चाहिए कि दवा देने की अवधि एक निश्चित समय तक की होती है। होम्योपैथिक दवा मंत्र शक्ति की तरह काम करती है। अगर उसने ज़्यादा वक्त लिया है तो समझ लो मामला, और तो ज़्यादा से ज़्यादा उसकी एक और दवा जो है उसको आजमा लो, लेकिन ये नहीं कि एक के बाद एक पे बात करने, हम तुमको 15 दिन और लगेंगे ठीक कर देंगे, 20 दिन और लगेंगे ठीक कर देंगे। नहीं, उनको साफ कह दिया जाए आप सर्जन के पास जा लो और जितना जल्दी वो करे आपका ऑपरेशन करा लो। इसमें हम कोई छोटे बाप के नहीं हो जाएंगे। अरे जो भगंदर की जानते ही नहीं भगंदर क्या होता है, क्यों डीप की ओर बढ़ता जाता है, और उसकी चिकित्सा होम्योपैथिक डॉक्टर करते हैं। कई ऐसे कहते हैं कि हमने 3 का भगंदर ठीक कर दिया। कई रोगी भी कहते हैं कि मेरे को भगंदर था, फलाने डॉक्टर ने ठीक कर दिया। अरे न तो तुम्हें भगंदर था
और न तुमको डॉक्टर ने ठीक किया। बगंदरी नहीं, वो और भी कोई छोटी मोटी गुमड़ी या फुंसी, तो हम उससे बहस क्यों करें। अच्छा भाई, अगर ठीक हो गया तो है। लेकिन मेरे पास इस तरह के बहुत केस आते हैं बगंदर के, तो मैं उनको यही कहता हूँ कि यहाँ हम विवश हैं और आपके लाभ की बात यही है कि आप सर्जरी अपनी कराएं। रोगी का पेट फूल जाने पर सिर में दर्द होना, जिगर में दर्द के साथ जलन सी होना, जो दाईं तरफ की करवट लेटने से कम हो जाना, रोगी के पेट पर बहुत से कत्थई रंग के धब्बे हो जाना, रोगी का अपना पेट खाली सा महसूस होना आदि लक्षणों में सीप या औषधि का प्रयोग लाभदायक होता है। चर्म रोगों के अंदर रोगी की त्वचा पर जगह जगह दाग से हो जाना, त्वचा पर इस तरह की खुजली होना जो खुजली करने से भी कम नहीं होती तथा हाथों को कोहनियों और घुटनों के जोड़ों पर ज़्यादा होती है। बसंत के मौसम में हर बार गोल गोल निशान से पड़ना, खुली हवा में जाने पर त्वचा में छपाकी या गर्म कमरे में कम हो जाना, रोगी को बहुत ज़्यादा बदबूदार पसीना आना, रोगी के पैरों में खासकर अंगूठों में बदबूदार पसीने का आना, त्वचा पर मछली के शरीर पर पड़े हुए निशान से पड़ जाना। ये मैं आपको पहले बता दिया कि मछली के ऊपर जो निशान होते हैं वैसा चर्म रोग शरीर पे कहीं सकते हों तो शीपिया से ठीक हो जाते हैं। त्वचा से बदबू का आना, इन लक्षणों पर अगर रोगी को शीपिया दिया जाए तो बहुत अच्छा रहता है। पीठ से संबंधित लक्षण, रोगी को कमर के भाग में कमजोरी सी महसूस होना, दर्द जो पीठ तक फैल जाता है, रोगी को कंधों के बीच में ठंडक सी महसूस होना, इन लक्षणों के आधार पर रोगी को शीपिया औषधि देने से लाभ मिलता है। शीपिया के रोग के लक्षण कब बढ़ते हैं? दोपहर के और शाम के समय धुलाई करने से, बाईं ओर पसीना आने के बाद, ठंडी हवा से, आंधी तूफान से पहले रोग का बढ़ जाना, आराम मिलता है बिस्तर की गर्मी से, अंगों को अंदर की ओर खींचने से, ठंडे पानी से नहाने से और सोने के बाद आराम मिलता है। पूरक यानी कि शीपिया के अधूरे काम को पूरा करने के लिए नेट्रम्यूर और फास्फोरस दवा है और इसकी प्रतिकूल दवाइयाँ हैं। अब जिसको प्रतिकूल दवाइयाँ लेकेसिस और पल्साटिला है, जिसको शीपिया दे रहे हैं तो उनको पल्साटिला मत दो, क्योंकि दोनों में एक दूसरे से मिलते हुए लक्षण होते हैं। शीपिया औषधि की तुलना इसके बराबर की दवाइयाँ लिलियम, ट्रिगिलियम, म्यूरेक्स, मैंने म्यूरेक्स का जिक्र किया ना आपको, और साइलिशिया, सल्फर और बस खास यही दवाइयाँ हैं। मात्रा लिखी है 12वीं शक्ति से 30वीं शक्ति और 200 शक्ति देनी चाहिए। जानकारी, रोगी के लिए शीपिया औषधि की निम्न शक्तियों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ना ही बार बार देना चाहिए। याद रखें, शीपिया 30 भी बार बार नहीं देना चाहिए और 6 भी बार बार नहीं देना चाहिए, 200 पे आ जाना चाहिए। दोस्तों, वीडियो बड़ा बन गया सो बन गया। हरि राम, प्रभु की इच्छा है, हम क्या करें। थैंक्स, आप लोग स्वस्थ रहें।